सॉफ्ट टिश्यू कंडीशन क्या होती है? सॉफ्ट टिश्यू क्या होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है? सर जिनकी वो डेंसिटी कम हो सेल्स की। कहाँ होते हैं? सर ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो टिश्यू होते कहाँ पे? सर ये होते हैं जैसे ब्रेन बाइसेप्स और सॉफ्ट टिश्यू मसल्स में हाँ टेंडन लिगामेंट है ना, ये सब स्ट्रक्चर जो है सॉफ्ट टिश्यू बनाते हैं, ठीक है? तो ब्रेन में नहीं होते हैं। सर इनके ब्रेन में है ना, इसीलिए काम नहीं करता। तो यहाँ पे क्या करना है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है ना, जो भी मसल्स का अटैचमेंट होता है बोन से जॉइंट से, उसमें जो टेंडन होता है वो अटैच करता है मसल को बोन से ना, या बोन को बोन से अटैच करता है लिगामेंट, तो उसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। उसमें जब कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में, क्या क्या करती है। पहला होता है इम्पिंजमेंट। इम्पिंजमेंट क्या होता है? ठीक है, ये होता है अगर बीनीथ कोरैकोएक्रोमियल आर्च, कोरैकोएक्रोमियल आर्च का आपका होता है, उसके नीचे ये पाया जाता है ना। इम्पिंजमेंट मतलब पेन, किसी तरह का दर्द। मोस्ट वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स between under surfaces of acromion and heart of femurs are greater tuberosity। ये क्या होता है? बहुत वल्नरेबल होता है, मतलब कि बहुत असुरक्षित, ठीक है, स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ पे? अंडर सरफेस ऑफ acromion and head of femurs। ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये जो दिख रहा है आपको acromion है, ठीक है, इसको इससे जोड़ो और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हाँ, ये आपका सॉफ्ट टिश्यू है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू। जब इंजरी होती है तो यहाँ पे होता है कि इसको बोलते हैं शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। शोल्डर के अंदर मेजर साइट ऑफ कंप्रेशन इज स्लाइटली एंटीरियर टू एंगल ऑफ एक्रोमियन। मेजर की जो साइट है कहाँ पे होती है? एंटीरियर टू एंगल ऑफ एक्रोमियन। एंटीरियर टू एंगल ऑफ एक्रोमियन मतलब क्या हुआ? अंदर की तरफ, आगे की तरफ, आगे ना, एक्रोमियन की आगे की तरफ, ठीक है, एंटीरियर टू एक्रोमियन। प्रॉपर टर्म इज पेनफुल आर्च सिंड्रोम। इसको हम लोग जो प्रॉपर टर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? पेनफुल आर्च सिंड्रोम। इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको दिक्कत होती है पेनफुल आर्च सिंड्रोम। आपको डायग्नोज करना पड़ेगा कि किसको क्या दिक्कत है ना, बहुत सारी इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है, सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस। सुप्रास्पाइनेटस का जो टेंडन है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम बोलेंगे सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस, ठीक है। ये देखिए प्लेन सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है, बड़ा है ना, कहाँ होती है? स्कैपुला। क्या काम होता है इसका? ये कोई मसल्स होती है सर ग्लैंड कैप्टिक रोटेटर हाँ, कफ में होता सर, है। ये रोटेटर कफ में होता है। क्या बोलते हैं? टेरेस माइनस सर हम बता दें। नहीं नहीं, चार मसल्स को क्या बोलते हैं? सर रोटेटर कफ। हाँ, उसमें नहीं होती है मसल, अच्छी हो जाती है। होती कि नहीं? हाँ सर हमको याद आ उसमें गया। होती कि नहीं मसल? होती है ना, तो कितनी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। ये मसल अपने रोटेटर कफ में होती है नहीं होती है ना। तो सुप्रास्पाइनेटस जो आपकी है इन्फ्लेट, ये देखिए शोल्डर के जो इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं, रोटेटर कफ, 4 मसल्स मिलकर बनता है, जो क्या करते हैं शोल्डर को आपको पूरा बनाता है, इसका अंदर का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलर, ठीक है। 4 मसल मिलकर बनता है आपका रोटेटर कफ। रोटेटर कफ इंजरी जो है बहुत कॉमन होता है शोल्डर। सत्यम किससे कौन सी चाहते हैं बताइए? इसीलिए कह रहा हूँ डिस्टर्ब Your brain is training for answer. बताइए, बताइए, खड़े हो जाइए। Please. I was not
सुप्रा इंफ्रा तो सुना था इसके आगे। आगे देखिए बाद में इसमें क्या बता रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं अभी भी नहीं याद हो रहा सुनना भी नहीं याद हो रहा ठीक है ध्यान से हाँ ध्यान दीजिए सर मतलब मेरा सब चीज़ों पर समझ जाएगी ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ सुप्रास्पाइनल टेंडन होता है इसमें आपका सुप्रास्पाइनल टेंडन है ना। आइटिस लग गया मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ में आइटिस लग गया होता है इन्फ्लेमेशन। तो सुप्रास्पाइनल टेंडन में आइटिस लग गया मतलब क्या हो गया उसके टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो गया उसी को हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनल टेंडनाइटिस है ना। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड स्ट्रक्चर इन रोटेटर कफ मसल ये क्या होता है मोस्ट कॉमन अफेक्टेड स्ट्रक्चर होता है रोटेटर कफ सबसे ज़्यादा इंजरी इसी में होती है ना। दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पेन ड्यू टू इम्प्रिंजमेंट टू शोल्डर। ये कैसे होता है शोल्डर इम्प्रिंजमेंट मतलब कि कोई इंजरी हो जाए शोल्डर में चोट लग जाए उसकी वजह से ये डेवलप होता है ठीक है। बेसिक सब क्लियर रखो वरना आगे चल के समझ नहीं आएगा तो पेशेंट आ जाएगा समझ नहीं पाओगे कि इसको क्या हुआ है। वही चार के नाम याद करें। चार क्या नाम है याद करो ये जो नाम है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बहुत तरह की होती है ना। अभी जो कई सारी हैं सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होना चाहिए मालूम होना चाहिए वरना कंफ्यूज रहोगे कि क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पेनफुल आर्ट सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब बीमारी होती है नहीं सर काफ़ी सारी कई चीज़ के कई चीज़ें जो कोई चीज़ बनाती है जो बनाती है सही बोल रहा है कहीं तक सही होगा। बीमारी मतलब कोई डिजीज हो गई कोई इंजरी हो गई ना कई चीज़ इसका में एक चीज़ नहीं आएगी कई चीज़ें ग्रुप ऑफ मसल पेन हाँ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है सिंड्रोम बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर का एक तरह का सिंड्रोम है तो बीमारी नहीं है। फ्रोजन शोल्डर आपका कोई काम नहीं कर रहा उसकी वजह से हो सकता है कुछ चोट लगी उसकी वजह से हो सकता है डायबिटीज में भी हो सकता है ना तो कारण बहुत सारे हैं तो उसको बोलेंगे सिंड्रोम। तो कोई बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाता है तो ये आता है पेनफुल आर्ट सिंड्रोम। क्या होगा पेनफुल आर्ट सिंड्रोम अकर्स ऑन रेजिस्टेंस एब्डक्शन बिटवीन 60 एंड 120 डिग्री। ये बताओ क्या होगा ये इसका क्या मतलब है पेनफुल आर्ट अकर ऑन रेजिस्टेंस एब्डक्शन बिटवीन 60 एंड 120 डिग्री when the slave tendon presses against the abdomen। जब 60 और 120 के बीच में जब आप उठाते हैं हाँ तब सही होता है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है ठीक है अब आपको डिफरेंशिएट करना है पेनफुल आर्ट सिंड्रोम है या नहीं उसमें क्या होगा आप बोलेंगे तो हाथ उठाएगा कहेगा मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इतने इसके ऊपर याद है जिसकी 120 का दर्द होगा 60 से 120 के बीच अगर दर्द हो रहा है 60 से 120 के बीच दर्द हो रहा है सर 120 के ऊपर हाथ मिला जाएगा 60 तक ले जाएगा कोई पेन नहीं 60 से 120 तक उसको पेन होता है 120 के ऊपर किराना उठा लेगा इसके बीच 60 से 120 दिक्कत है बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखाया गया है इतना उठाया कोई दिक्कत नहीं डायग्राम देखिए इतना उठाया कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक उसको पेन हुआ इसके ऊपर कोई पेन नहीं हुआ ये आता है आपका पेनफुल आर्ट सिंड्रोम ठीक है। फिर आता है कि आउटसाइड ऑफ दिस रेंज एब्डक्शन इज पेनलेस मतलब इसके आउटसाइड जो भी रेंज होगी उसको पेन जो है नहीं होगा एब्डक्शन जैसे ये यहाँ कोई पेन नहीं यहाँ कोई पेन नहीं पेन के कितने नहीं ठीक है देखिए आप हो गया अब इसी में आगे चलते हैं पेनफुल आर्ट सिंड्रोम में क्लिनिकल सिंड्रोम इन विच देयर इज पेन इन द शोल्डर एंड अपर आर्म ड्यूरिंग मिड रेंज ऑफ एब्डक्शन है ना। ये क्या है क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें पेन होता है कहाँ पे शोल्डर में और अपर आर्म शोल्डर में और अपर आर्म में पेन होगा मतलब शोल्डर ये हो गया और अपर आर्म और यहाँ से लेके यहाँ तक पेन होगा है ना ड्यूरिंग मिड रेंज ऑफ एब्डक्शन। जब एब्डक्शन का मिड रेंज होगा 60 to 120 उसका पेन होगा मतलब पेन नहीं होगा बाकी कॉजेस क्या होते हैं सबएक्यूट सुप्रास्पाइनल टेंडनाइटिस ठीक है। अब सिंड्रोम की बात हुई थी ना मैंने क्या कहा सिंड्रोम में बहुत से अब इसमें सारी चीजें आ गई सबएक्यूट सुप्रास्पाइनल टेंडनाइटिस है वो भी इसी में आएगा उसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा क्या कैल्सिफिकेशन ऑफ सुप्रास्पाइनल टेंडन ठीक है ये भी इसी में आएगा।
सब एक्रोमियल बर्साइटिस ये क्या होता है? सही नहीं सब एक्रोमियल बर्साइटिस नाम से जा रहे हैं। सब एक्रोमियल एक्रोमियल वो होता है बर्सा क्या होता है? वर्षा एक वो कैसे क्वेश्चन लेयर होती है, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रिक्शन को बचाता है, इन्फ्लेमेशन हो है ना, जाता आपस में रगड़ से बचाता है। उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गया उसे हम बोलते हैं बर्साइटिस, ठीक है। सब एक्रोमियल बर्साइटिस, ठीक है। तीसरा क्या है? ग्रेटर ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी जो होती है, अच्छा ठीक है, उसका फ्रैक्चर हो गया। फिर क्या है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन में निगेटिव टेंडरनेस अराउंड द एक्रोमियल। जब आप क्लिनिकली चेक करोगे क्या करोगे? टेंडरनेस देखो, यहाँ दबाओगे एक्रोमियल पे तो उसको पेन होगा, ठीक है। तो ये भी इसमें आपके पेन क्लास सिंड्रोम में आएगा, सारे सिम्टम इसके। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है इसकी? फ्रोजन शोल्डर बाइसेप्स टेंडराइटिस, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है फ्रोजन शोल्डर और बाइसेप्स टेंडराइटिस। तो डीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है? इसका मतलब समझते हैं? एक बीमारी से और क्या बीमारी हो सकती है उसके जैसे ये हुई है तो ये किन के ये इसके होने के कितने कारण हैं? अरे सर बताइए, अब मैं हार गया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे कंधे में दर्द, अच्छा तो वो अब कंधे में दर्द है, उसके 10 कारण हो सकते हैं। वही तो बोला सर मैंने, हाँ सर बोला था नहीं बोला तो वैसे मैंने। ये ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण क्या है? बीमारी की बात करें, कारण एक अलग कॉज अलग हो गया, है ना। जैसे अब आया तो मान लो मेरे शोल्डर में बीमारी का कारण मेरा कारण वो हो गया ना कि चोट लगी है या गिरा है या कंधा मेरा जाम है। शोल्डर बीमारी था। बात तो सही की, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। तो ये डिफरेंशिएट मतलब कि आप कई बीमारियों से डिफरेंशिएट करना है, किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचना है। मान लो कमर दर्द है, अब वो स्लिटनेस की वजह से हो रहा है कि मसल पुल हुई उसकी वजह से हो रहा है, आर्थराइटिस उसकी वजह से हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस उसकी वजह से हो रहा है। तो इनमें से आपको 4 में से एक चीज चुननी है, वो होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये आपको पता लगाना है, कोई भी पेशेंट आता है कि कहता मान लो कमर दर्द है, अब कमर दर्द में रीजन क्या है? अब बताना किसी केस में आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करवाना है, किसी केस में नहीं करवाना है, पीआईबीडी में नहीं करवाते, पीआईबीडी में नहीं करवाते फॉरवर्ड बेंडिंग, है ना। फ्लेक्शन कराते हैं क्या करते हैं? एक्सटेंशन। और कुछ केसेस में करवाते हैं तो पता ना, आप जहाँ नहीं करवाना करा दिया तो आप पता ही नहीं। अब पीआईबीडी में आप अगर फ्लेक्शन करवा दोगे तो क्या होगा? समस्या उसकी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना जरूरी है। पहले पेशेंट है उसका डायग्नोस करिए, सब चीज़ों को एक साथ सारा पूछिए, असेसमेंट करिए शुरू से लेकर लास्ट तक, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करिए, है ना। ठीक है, समझ में आ गया? सीख लिया? यस सर अच्छा, बाइसेप्स टेंडिनिटिस टेंडराइटिस, ठीक है। ये एक्सरे है सुप्रास्पाइनल टेंडराइटिस का, ठीक है। एमआरआई और एक्सरे, हाँ सर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आता है रोटेटर कफ पेन पैटर्न। हाँ सर। रोटेटर कफ में पेन पैटर्न कैसा होगा? तो अगर सुप्रास्पाइनेटस मसल पेन है तो जो रेडनेस दिखाई गई है उसमें आइए तो ऐसा हो गया। ये आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल पेन है, यहाँ से यहाँ तक होगा। इंफ्रास्पाइनेटस है तो सुप्रा विकास हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ रहा है। इंफ्रा विकास यहाँ शोल्डर के थोड़ा सा नीचे स्टार्ट होगा, अपर आर्म से स्टार्ट होकर नीचे तक जाएगा, और आप तो कह रहे हैं सब स्कैपुलर विकास हो रहा है,
ये थोड़ा आपका चेस्ट कवर करेगा और इनर पार्ट ऑफ द आर्म, मतलब लैट्स एरिया। ये पूरा आपका मीडियल कंपार्टमेंट जो पूरा कवर करेगा, लेटरल साइड ऑफ द चेस्ट एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, ठीक है। और सीरीज माइनर में क्या होगा, पूरा आपका बैक साइड में जो है ये पूरा कवर करेगा स्टेमिना के साथ, ठीक है। ये आपका हो गया रोटेटर कफ पैटर्न। The supraspinatus is the most commonly injured rotator cuff muscle. ये जो है सबसे बताया था मैंने, सबसे most common मसल होती है जो इंजर्ड होती है। सर यही तो होती है ज़्यादा। ये अक्सर की बनावट है इसकी, जब भी इंजरी होती है इस पे जांच करती है ना, इससे इंजर्ड होती है, ठीक है। अब आता है टेंडिनोपैथी। क्या होता है, टेंडेंस ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बिकम्स डिजेनरेटेड। जो भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम टेंडन है क्या होते हैं, डिजेनरेशन होने लगता है उसमें, मोस्ट ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेसेस, किसकी वजह से, रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से, एंड ओवरलोडिंग ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज। जब कोई स्पोर्ट पर्सन है या उसका काम ऐसा है, ऑक्यूपेशन ऐसा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस पर ओवर स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से भी डिजेनरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं टेंडिनोपैथी। टेंडिनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन ड्यू टू ओवरयूज और स्ट्रेन। वहाँ पे क्या होता है, डिजेनरेशन हो रहा था टेंडिनोपैथी में, टेंडिनाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। फिर आता है अनट्रीटेड टेंडिनाइटिस लीड्स टू टेंडिनोसिस। अगर इसको कुछ लोगों को एक्सेप्ट करना, इसलिए रिपीट करना है, ठीक है। अनट्रीटेड टेंडिनाइटिस लीड्स टू टेंडिनोसिस, ठीक है। टेंडिनोसिस क्रोनिक होता है, टेंडिनाइटिस एक्यूट होता है। नो इन्फ्लेमेशन इन द टेंडन बट रादर एक्चुअली टिश्यू इन द टेंडन इज डिग्रेडिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जो टिश्यू होंगे वो डिग्रेड होंगे। सर रुक जाइए थोड़ा। टेंडिनाइटिस क्या एक्यूट कंडीशन है ना, स्टार्टिंग में किसी का मतलब कहीं हाथ खींच गया, वो एक्यूट कंडीशन, दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है, अब उसको ट्रीटमेंट नहीं किया, पड़ा हुआ है ऐसा, धीरे धीरे क्या होगा, दर्द तो खत्म हो जाएगा उसके साथ, है ना, वही कहीं हाथ फिक्स हो जाएगा, जाम हो जाएगा, और धीरे टेंडिनोपैथी हो जाएगा, टेंडिनोसिस हो जाएगा, ठीक है। देख लिया सर एक सेकंड। ये बोतल में होता है। प्लीज बताइए। बोतल में देखिए डिग्रेडिंग तक हो गया, तो पानी पिला हाथ से अभी बैठे बड़ी भर के आ रहा है। अभी 10 मिनट चला दूंगा, ठीक है। अब आता है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस क्या होता है, ठीक है। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस क्या होता है, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस सर रोटेटर कफ में जो टेंशन है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। affects the tendons and muscles that as using shoulder joint, ठीक है। Tendinitis means that tendons are inflamed or irritated. Rotator cuff tendinitis is also called impingement syndrome. Rotator cuff tendinitis को क्या बोलते हैं हम, impingement syndrome भी बोलते हैं, ठीक है। This condition usually occurs over time, है ना। It can be the result of keeping your shoulder in one position for a while. ये कैसे होता है, जैसे आपका शोल्डर आप सोगा एक गलत पोजीशन में, सुबह क्या होगा, ठंडा बिल्कुल करिएगा ना, चलाएगा, होता है ना सर, यस वो होता है आपका रोटेटर का टेंडिनाइटिस। लेकिन यही चीज़ अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, रोज यही काम कर रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, वो बीमारी बन जाएगी। अक्सर होता है मतलब पोजीशन सो गया, बैठ गया काफ़ी देर तक, दर्द होने लगता है, तो वो
प्रॉब्लम बन जाती है ना। दिस कंडीशन यूजुअली अकर्स ओवर टाइम, इट कैन द रिजल्ट ऑफ कीपिंग योर शोल्डर इन वन पोजीशन फॉर अ व्हाइल, है ना। स्लीपिंग और शोल्डर एवरी नाइट, मतलब ये गलत तरीके से सो जाना या शोल्डर को पूरी रात गलत तरीके से रखना। और पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटीज दैट रिक्वायर लिफ्टिंग योर आर्म और योर हेड, या कोई इस तरह की एक्टिविटी करना है जैसे स्विमिंग कर रहा है, उसमें क्या होगा, ये होता है ना, या बॉलिंग कर रहा है ना, या बास्केटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो शोल्डर है वो पूरा हाथ आपको ऊपर तक जा रहा है। हाँ, और लिंक करो